नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी द पावर ऑफ हैबिट की ऑडियो बुक सीरीज के 8वें अध्याय में। अगर आपने इस सीरीज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उन सभी पार्ट्स को देखें। इससे आपको इस अध्याय के विचारों और सीखों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस तरह आदतें हमारे जीवन में अनजाने में ही एक पैटर्न बना लेती हैं और कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियां एक बड़े असर की ओर ले जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लर्निंग पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आदतें वास्तव में हमारे दिमाग में कैसे जगह बना लेती हैं और हमें उन्हें बदलने के लिए क्या करना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारे मस्तिष्क में एक हैबिट लूप होता है जिसमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड जैसे चरण शामिल होते हैं। अगर हम किसी बुरी आदत को छोड़कर उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें इस हैबिट लूप को तोड़ना होगा और इसके बजाय एक सकारात्मक लूप बनाना होगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आदतें केवल हमारी अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बदलती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और माहौल का भी इस पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आदतें भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती हैं। इसके अलावा यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कैसे किसी आदत को बदलने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ और नियमितता से उस पर काम करें तो इसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। आदतों को नियंत्रित करना हमारी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे हमारा जीवन अधिक उत्पादक और खुशहाल बनता है। तो दोस्तों, अपनी हेडफोन लगा लें ताकि आप इस अध्याय के हर विचार को पूरी तरह से समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस चैप्टर पर चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। हर अश्वेत चर्च इस एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो गया है। संदेश स्पष्ट था। अब किसी भी पार्षद के लिए इस विरोध प्रदर्शन से खुद को दूर रखना शर्मनाक होता। उसी दिन शहर के अखबार एडवर्टाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मॉन्टगोमेरी के नीग्रो लोगों की एक गुप्त मीटिंग का जिक्र था, जिसमें सोमवार को शहर की बसों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। अखबार के रिपोर्टर को एक श्वेत महिला से इस बारे में एक पर्चा मिला था, जो उस श्वेत महिला ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों से हासिल किया था। लेख में बताया गया था कि शहर के अश्वेत इलाके इन पर्चों की हजारों प्रतियों से भरे पड़े हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि बहिष्कार में हर अश्वेत नागरिक हिस्सा लेगा। जिस समय यह लेख लिखा जा रहा था तब तक पार्क्स के दोस्तों, मंत्रियों और बहिष्कार करने वाले संगठन के लोगों ने सार्वजनिक रूप से तय किया था कि वे इस विरोध में हिस्सा लेंगे। पर जैसे ही शहर के अश्वेत लोगों ने अखबार पढ़ा, श्वेत पाठकों की तरह ही उन्हें भी यही लगा कि हर कोई इस बहिष्कार का समर्थन कर रहा है। अखबार पढ़ने वाले बहुत से लोग रोजा पार्क्स को निजी तौर पर जानते थे और उनसे दोस्ती होने के कारण वे खुद भी शहर की बसों का बहिष्कार करने को तैयार थे। अन्य लोग जो पार्क्स को नहीं जानते थे, वे महसूस कर सकते थे कि उनका समुदाय पार्क्स से जुड़े इस नेक काम में हिस्सा ले रहा है। वे जानते थे कि अगर वे सोमवार को बस की सवारी करते हुए देखे गए तो यह ठीक नहीं लगेगा। चर्च में दिए गए एक पर्चे में लिखा था, अगर आप नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो ऑफिस जाने के लिए बस में बैठने के बजाय टैक्सी लें या किसी मित्र के साथ उसकी गाड़ी में चले जाएं या फिर पैदल जाएं। इससे बात सुनने में आया कि बहिष्कार आयोजित करने वाले प्रमुख लोगों ने शहर के सभी अश्वेत टैक्सी ड्राइवरों को इस बात के लिए मना लिया है या उन पर दबाव डालकर उन्हें राजी किया है कि वे सोमवार को बसों के बहिष्कार के दिन अश्वेत यात्रियों से किराए के तौर पर मात्र 10-10 सेंट ही लें, जो बसों के किराए के बराबर है। इस तरह समुदाय के कमजोर संबंध हर किसी को एक साथ लेकर आ रहे थे। यह ऐसा मौका था कि अगर आप इस बहिष्कार का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, यानी तटस्थ रहना संभव नहीं था। बहिष्कार के दिन सोमवार को मार्टिन लूथर किंग जूनियर पॉप फटने के पहले ही जाग गए। उन्होंने कॉफी पी और उनकी पत्नी कोरेटा सामने की खिड़की पर बैठकर पहली बस के गुजरने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उन्हें साउथ जैक्सन लाइन से आ रही बस की हेडलाइट्स नजर आई, वे चिल्ला पड़ी। आमतौर पर यह बस उन यात्रियों से भरी रहती थी जो लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी।
पर आज ये बस एकदम खाली थी। इसके बाद वहां से गुजरी दूसरी बस में भी कोई यात्री नहीं था। तीसरी बस भी खाली ही थी। किंग ने अपनी कार गैराज से बाहर निकाली और उसमें बैठकर आसपास के इलाकों की ओर निकल गए ताकि अन्य रूट्स पर जाकर हालात का जायजा ले सके। अगले 1 घंटे में उन्हें कुल 8 अश्वेत यात्री ही नजर आए। अगर वे 1 सप्ताह पहले आए होते तो उन्हें यहाँ सैकड़ों यात्री नजर आते। मैं बहुत उत्साहित था, उन्होंने बाद में लिखा। यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने लोगों को घुड़सवारी करते हुए ऑफिस जाते देखा। मॉन्टगोमेरी की सड़कों पर मुझे घोड़े की बग्घियों में सवारी करते लोग भी नजर आए। बहुत से लोग बस स्टॉप पर यह देखने के लिए जमा हो गए थे कि आगे क्या होता है। पहले पहले तो वे लोग शांति से वहां खड़े रहे, पर जैसे जैसे दिन गुजरा वे खाली बसों को देखकर खुशी से चिल्लाते होते और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। आज किसी बस को कोई सवार नहीं मिलेगा, युवाओं को चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। खुश उसी दिन दोपहर में चर्च स्ट्रीट की एक अदालत में रोजा पार्क्स को राज्य के भेदभाव कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी करार दे दिया गया। 500 से भी अधिक अश्वेत नागरिक अदालत के गलियारे और इमारत के सामने जमा थे और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मॉन्टगोमेरी के इतिहास में यह बहिष्कार और अदालत के परिसर में अचानक आई यह रैली अश्वेतों द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था, और इसके लिए सारे लोगों को एक साथ आने में मात्र 5 दिन का समय लगा था। यह पार्क्स के करीबी दोस्तों से शुरू हुआ था, पर जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य लोगों बाद में कहा कि यह राजनीतिक कदम सशक्त तो तब हुआ जब लोगों को यह महसूस हुआ कि इसमें शामिल होना अपने समुदाय के प्रति अपना फर्ज निभाने के बराबर है। इसी को कमजोर संबंधों की सामाजिक आदतें कहते हैं। समुदाय के लोगों पर एक दूसरे का साथ देने का दबाव था कि जो कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा तो वह एक ऐसा व्यक्ति मान लिया जाएगा जिससे समुदाय का कोई भी सदस्य दोस्ती नहीं करना चाहेगा। ऐसे कई लोग थे जो इस तरह के प्रोत्साहन के बिना भी इस बहिष्कार का हिस्सा बन सकते थे। किंग, अश्वेत टैक्सी वाले और समाज के अन्य सदस्य ऐसे लोग थे जो कमजोर संबंधों और मजबूत रिश्तों के बिना भी यही करते जो उन्होंने उस समय किया। पर पूरे शहर में फैले हजारों लोग सामाजिक आदतों से मिले प्रोत्साहन के बिना बसों का बहिष्कार नहीं कर पाते। इस बारे में बाद में किंग ने लिखा, एक समय निष्क्रिय और सुप्त रहने वाला अश्वेत समुदाय अब पूरी तरह जाग चुका था। हालांकि ये सामाजिक आदतें अपने आप में इतनी सशक्त नहीं थीं कि एक दिन के विरोध को साल भर तक चलने वाले विरोध में बदल सकें। कुछ ही सप्ताह में किंग इस बात पर खुले तौर पर चिंतित दिखे कि लोगों का संकल्प कमजोर पड़ रहा है और इस संघर्ष को जारी रखने की नीग्रो समुदाय की क्षमता संदेह के घेरे में है। फिर ये चिंताएं खत्म हो गईं। अन्य हजारों आंदोलनों के नेताओं की तरह ही किंग ने भी संघर्ष का मार्गदर्शन करने का जिम्मा अपने कंधों से हटाकर अपने समर्थकों के कंधों पर रख दिया, और इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से अपने समर्थकों को नई आदतें सिखाई। उन्होंने आंदोलन के फार्मूले के तीसरे हिस्से को सक्रिय कर दिया और जल्द ही यह बहिष्कार आत्मनिर्भर आंदोलन में तब्दील हो गया। 3 सन 1979 की गर्मियों में एक युवा श्वेत छात्र जो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के समय मात्र 1 वर्ष का था, उसका सारा ध्यान फिलहाल इस बात पर केंद्रित था कि वह अपना बढ़ता परिवार कैसे चलाएगा। वह अपने टेक्सास स्थित घर की दीवार पर एक मानचित्र लगाकर सिएटल से लेकर मियामी तक अमेरिका के सारे बड़े शहरों के नामों के चारों ओर गोले बनाकर उन्हें चिन्हित कर रहा था। रिक वॉरेन पेशे से एक बपटिस्ट पादरी था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसके बैंक खाते में $2000 से भी कम की राशि थी। जो लोग चर्च नहीं जाते थे वह उनका एक समूह बनाना चाहता था, पर वह नहीं जानता था कि यह सब किस इलाके में करेगा। उसने मुझे बताया, मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा जहां इसी पेशे से जुड़ा मेरा कोई दोस्त जाना नहीं चाहता। उसने गर्मियों का पूरा समय पुस्तकालयों में जनगणना रिकॉर्ड का, फोन बुक्स का, अखबारों के लेखों का और मानचित्रों का अध्ययन करते हुए बिताया। उसकी पत्नी का 9वां महीना चल रहा था और वॉरेन कुछ कुछ घंटों के अंतर पर कई बार फोन बूथ जाकर अपनी पत्नी को कॉल करके पूछता था कि कहीं उसका प्रसव का दर्द तो शुरू नहीं हो गया। इसके बाद वह वापस पुस्तकालय में आकर अपना अध्ययन फिर से शुरू कर देता। एक दिन व्राइन को पुस्तकालय में एक किताब मिली।
जिसमें कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी जिला की सैडलबैक घाटी के बारे में बताया गया था। इस किताब में लिखा था कि यह अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य की सबसे तेजी से बढ़ते जिले का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र था। वैसे तो इस इलाके में कई चर्च थे, पर उनमें से कोई भी चर्च इतना बड़ा नहीं था जो यहाँ की तेजी से बढ़ रही आबादी के लिए काफी हो। इस जानकारी से उत्साहित होकर वॉरेन ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के धार्मिक नेताओं से संपर्क किया। इन लोगों ने वॉरेन को बताया कि कई स्थानीय लोग स्वयं को ईसाई तो मानते हैं, लेकिन चर्च की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। वॉरेन ने बाद में इसके बारे में लिखा, यूनिवर्सिटी के धूल खाते बेसमेंट में बने पुस्तकालय की मंद रोशनी में मैंने ईश्वर को कहते सुना, जाकर एक चर्च बनाओ। बस उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि मेरी मंजिल कहाँ है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां चर्च से संबंध न रखने वाले लोगों के लिए एक सामुदायिक समूह तैयार करने के प्रति वॉरेन का ध्यान 5 साल पहले आकर्षित हुआ। ये तब की बात है जब जापान में मिशनरी के तौर पर काम करते हुए एक पुरानी ईसाई पत्रिका उसके हाथ लगी। इस पत्रिका में यह आदमी खतरनाक क्यों है शीर्षक से एक लेख छपा था। यह लेख डोनाल्ड मैकगैवरन नामक एक विवादास्पद लेखक के बारे में था, जिसका पूरा ध्यान देश भर के उन इलाकों में चर्च बनाने पर केंद्रित था जहां के लोगों ने अभी तक ईसा मसीह को स्वीकार नहीं किया है। मैकगैवरन के दर्शन का केंद्रीय विचार था कि मिशनरियों को अन्य सफल आंदोलनों की नकल करनी चाहिए। इसमें अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन भी शामिल था, यानी उनकी सामाजिक आदतों के अनुसार काम करना चाहिए। मैकगैवरन ने अपनी एक किताब में लिखा था कि हमारा निरंतर यह उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे सामाजिक ताने बाने को ईसाइयत की ओर कैसे झुकाए। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि समाज में ईसाइयत भरपूर प्रसार के बावजूद भी किसी इंसान का सामाजिक जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। ईसाई मत के प्रचारक जो लोगों को उनके सामान्य सामाजिक संबंधों के बीच ईसा मसीह का अनुयायी बनने में मदद करते हैं, केवल वे ही लोगों को बड़ी संख्या में आजाद कर सकते हैं। कि वह लेख और बाद में मैकगैवरन की किताबें पढ़ना रिक वॉरेन के लिए किसी बड़े खुलासे से कम नहीं था। उसे लगा कि कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसे विषय पर तर्क के साथ काम करने को कह रहा है जिसके बारे में हमेशा चमत्कार की भाषा में बात की जाती है। पहली बार कोई व्यक्ति स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि धर्म का प्रसार करने के लिए भी मार्केटिंग की जरूरत है। मैकगैवरन ने एक रणनीति तैयार की थी जिसके तहत चर्च बनाने वाले सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए थे कि वे लोगों से सामान्य भाषा में बातचीत करें। उनसे यह भी कहा गया कि वे ऐसे पूजा स्थल बनाए जहां समाज के लोग अपने दोस्तों से मिल सके, अपना पसंदीदा संगीत सुन सके और समझ में आने वाले प्रतीकों के जरिए बाइबल के सबक सुन सके। मैकगैवरन ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि चर्च के मिनिस्टरों को एक एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के बजाय पूरे समूह का धर्म परिवर्तन करना चाहिए, ताकि अपने समुदाय की सामाजिक आदतें उन्हें धर्म और समाज से दूर करने के बजाय धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दिसंबर के महीने में वॉरेन की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और इसी महीने में वे सेमिनरी से ग्रेजुएट भी हो गए। इसके बाद वे बोरिया बिस्तर समेटकर परिवार सहित ऑरेंज काउंटी आ गए। यहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी पहली प्रार्थना का आयोजन अपने घर के एक छोटे से कमरे में ही किया। इस प्रार्थना में सिर्फ 7 लोगों ने हिस्सा लिया था। आज 30 साल बाद सैडलबैक चर्च दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्रियों में से एक है। आज इसके 120 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 8 सैटेलाइट परिसरों में हर सप्ताह 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। वॉरेन की किताब विद पर्पज ड्रिवन लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन की 3 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और यह संसार की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन चुकी है। आज हजारों ऐसे चर्च बन चुके हैं जो सैडलबैक चर्च से प्रेरित हैं और उसी के तरीकों को इस्तेमाल करके संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के उद्घाटन समारोह में प्रार्थना करने के लिए वॉरेन को ही चुना गया था। आज वॉरेन को संसार के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है। उनकी सफलता और उनके चर्च के विकास का मुख्य आधार लोगों की सामाजिक आदतों की शक्ति पर विश्वास करना ही है। वॉरेन बताते हैं, हमने बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करके विश्वास को लोगों की आदत बनाया है।
अगर आप लोगों को ईसा मसीह के साथ हुए अत्याचार का उदाहरण देकर उन्हें ईसाइयत से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगा। लोगों को आध्यात्मिक परिपक्वता हासिल करने की जिम्मेदारी देने का एक ही तरीका है कि उनके अंदर विश्वास करने की आदत विकसित की जाए। जब ऐसा होता है तो लोग इस मामले में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। लोग ईसा मसीह के अनुयायी इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपने उन्हें धर्म के रास्ते पर लाया है। वे स्वयं जिस किस्म के इंसान हैं उसी के चलते वे ईश्वर की शरण में जाते हैं। जब वॉरेन पहली बार सैडलबैक घाटी में आए थे तो वे 12 सप्ताह तक लोगों के घर घर जाकर अपना परिचय देते और उनसे पूछते कि वे चर्च क्यों नहीं जाते। इसके जवाब में लोग बड़े सशक्त तर्क देते थे, जैसे चर्च जाना बड़ा ही उबाऊ होता है, चर्च में बजने वाला संगीत वाहियात होता है, चर्च के उपदेशों को व्यावहारिक जीवन में लागू करना उपयोगी नहीं लगता, चर्च में जाने के दौरान बच्चों को कौन संभालेगा, चर्च जाने के लिए तैयार होना और वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं आता, वहां जाना बड़ा ही असहज अनुभव होता है, वगैरह। वॉरेन के चर्च ने लोगों की इन सभी शिकायतों का निवारण किया। उन्होंने लोगों को मनचाहे कपड़े पहनकर चर्च आने को कहा और संगीत के लिए चर्च में एक इलेक्ट्रिक गिटार लाया गया। वॉरेन के उपदेश शुरू से ही व्यावहारिक विषयों पर केंद्रित होते थे, जैसे निराशा से कैसे निपटें, अपने बारे में अच्छा महसूस कैसे करें, परिवार को स्वस्थ कैसे रखें, तनाव से कैसे निपटें वगैरह। उनके उपदेश समझने में आसान थे, रोजमर्रा के जीवन की आम समस्याओं पर केंद्रित थे और इतने व्यावहारिक थे कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना बहुत आसान था। जल्द ही लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगा। उनके उपदेश कारगर साबित हो रहे थे। वॉरेन चर्च की गतिविधियों के लिए स्कूलों के ऑडिटोरियम और प्रार्थना सभा के लिए ऑफिसों की इमारतें किराए पर ले लेते थे। जल्द ही उनके सामाजिक समूह के सदस्यों की संख्या 50 तक पहुंच गई और एक साल से भी कम समय में यह संख्या बढ़कर 200 हो गई। वॉरेन सप्ताह के 7 दिन हर रोज 18 घंटे काम करते थे। वे समूह में आने वाले फोन कॉल्स का जवाब देते, कक्षाएं लेते, लोगों के घर घर जाकर उनकी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श देते और इन सब गतिविधियों के बाद उनके पास जो खाली समय बचता उसमें वे अपने तेजी से बढ़ते चर्च की गतिविधियों के आयोजन के लिए नई और बेहतर जगहों की तलाश में लगे रहते। ये दिसंबर महीने के मध्य की बात है जब एक दिन वॉरेन सुबह 11 बजे चर्च में उपदेश देने के लिए खड़े हुए। अचानक उनके सिर में दर्द उठा और उन्हें चक्कर आने लगे। वे पोडियम के सहारे टिक गए और बोलना शुरू किया, पर उनके सामने कागज पर जो उपदेश लिख रखे थे वे उन्हें धुंधले नजर आने लगे। उन्हें लगा जैसे वे गिर पड़ेंगे। वे धीरे से अपने स्टाफ के इकलौते सदस्य सहायक पादरी की ओर मुड़े और खुद की जगह उन्हें व्याख्यान देने का इशारा किया। उन्होंने अपने सामने बैठे दर्शकों से कहा, माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और खड़ा रह पाऊंगा। वॉरेन सालों से एंजाइटी अटैक्स झेल रहे थे। इसके अलावा कभी कभी वे बहुत उदास हो जाते थे, जिसे देखकर उनके दोस्त कहा करते थे कि वे हल्के अवसाद से ग्रस्त लगते हैं। पर इन सब समस्याओं के बावजूद उनकी स्थिति पहले कभी इतनी गंभीर नहीं हुई थी। अगले दिन वॉरेन और उनका परिवार एरिजोना के लिए निकल गया, जहां उनकी पत्नी के परिवार वालों का एक घर था। वे वहां स्वास्थ्य लाभ लेने लगे। कभी कभी तो वे 12 घंटे तक सोते रहते और फिर रेगिस्तान में टहलने निकल जाते। वे प्रार्थना करके यह समझने की कोशिश करते कि आखिर ये पैनिक अटैक्स उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेरने में क्यों तुले हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।